सभी साथियों को नमस्कार। देखिए यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट कम है उसकी बहुत बड़ी वजह है सी सेट। लेकिन सी सेट इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बस क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप इस रणनीति को अपनाइएगा। आपका 45 मिनट टाइम देना है आपको 15 दिन तक, आपका 100% श्योर हो जाएगा। इसमें हम दो स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। जिनका मैथ थोड़ा ठीक ठाक है उनके लिए थोड़ा अलग मैं बताऊँगा, और जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है उनके लिए अलग बताऊँगा। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि कॉम्प्रीहेंशन की सबसे अच्छी टेक्निक बताऊँगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने बीएससी मैथ्स से की है, साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा। फिर भी मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सी सेट में फेल हुआ था, क्योंकि जीएस में मेरे कम मार्क्स थे तो मैंने सी सेट को देखा नहीं। लेकिन जब मार्क्स आए तो मैंने देखा कि मैं सी सेट में भी फेल था। 67 मार्क्स चाहिए रहते हो, मेरे 65 के आसपास मार्क्स थे। सोचो आप, तो ये भी आप दिमाग से निकाल देना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, वरना आपका जीएस सही होने के बाद भी आप सी सेट में धोखा खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्मार्ट स्टडी के साथ हम इस पर काम करेंगे। टॉपिक आप देख लीजिएगा, इन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने देखा कि किस चीज़ से कितने आ रहे हैं, तो आपको पता है 3 टॉपिक मेनली एक ब्रॉड आइडिया देके, तो मैथ्स आपका 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके 27 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग का देखें तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन पिछले 5 सालों का अभी मैंने डाटा आगे लेके रखा है कि क्या क्या चीज़ कैसे आ रही है, क्योंकि तभी हम एक वैज्ञानिक रूप से उस पर पहुंच पाएंगे। और मैं बहुत आसान बना दूंगा सी सेट। ये बस 15 मिनट की वीडियो होगी या 14 मिनट की होगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सी सेट करना। तो ये दो वेरी करते रहते हैं, मैथ रीजनिंग, लेकिन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो फिक्स है। 27 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5 साल से, और शायद वही आएंगे। तो इसमें मैं यही बता देता हूँ आपको यूपीएससी में कितने पे पास होते हैं। आपको बता दूँ मैं 80 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में सी सेट में, और जो आपका प्रति क्वेश्चन रहता है वो 2.5 मार्क्स का रहता है। तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। 2 घंटे का समय मिलता है इसमें, और आपका जो पासिंग क्वेश्चन है वो 27 है। अगर आप 2.5 से इसको करेंगे तो कुछ 66.66 कुछ 7 ऐसे रहता है, लेकिन हमारा टारगेट है कि 67 अगर मार्क्स आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। तो हमें लगभग 67 से प्लस पहुंचना है, लेकिन हम थोड़ा इतना रिस्क नहीं लेंगे कि 67 ही लेके आएँ। हम एक टारगेट रखेंगे कि 75 से लेके 80 तक हम बिल्कुल ईजिली लेके आ जाएँ, और उससे ज़्यादा आ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है ना, हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा कि हमने दही ज़्यादा खा लिया। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा, तो मैं यही सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ताकि आगे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो मेरा जो ये प्लान है, जो रणनीति है, उसमें मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ 46 क्वेश्चन मैंने टारगेट करवाऊँगा आपसे कि आपको 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कितने? 46 क्वेश्चन। और फिर उसमें से गलत कितने हो जाएँ वो मैं आगे बताऊँगा। तो जिन लोगों का मैथ बहुत अच्छा है तो उनके लिए इस साइड स्टडी है, वो इस साइड ध्यान दें अपना, और जिनका मैथ वीक है वो इस साइड ध्यान दें। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, जिनका मैथ अच्छा है वो 35 में से कम 25 क्वेश्चन मैथ के करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के वो कम से कम 12 क्वेश्चन करेंगे। चूँकि 25 और 12 इधर ही कर लेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें 10 भी कर लेंगे तो इनका काम चल जाएगा। और ये टोटल देखेंगे तो लगभग 47 हो गए आपके। अब जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है उनके लिए क्या, तो वो मैथ कम कर पाएंगे, तो यानी 18 क्वेश्चन आपको इधर करने। अब लोगों को डर लगेगा, ये सर 18 मैथ के 18 मैथ कमज़ोर है हमारा। ना भैया, 18 क्वेश्चन सरल आते हैं। नीचे टॉपिक दिए हुए हैं, वीडियो में वेट कीजिएगा। 18 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। और 46 क्वेश्चन ही क्यों लिए, क्योंकि 46 क्वेश्चन मैंने 5 साल के देखे हैं, वो इतने ईजी आ रहे हैं। अगर चूँकि होता क्या है, पेपर पहले लगाया नहीं होता, सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, तो जो टफ क्वेश्चन आता है उसी में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो रणनीति इसीलिए ये वीडियो आपके लिए। 46 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। रीजनिंग में आपको 12 ही करने पड़ेंगे, और इधर आपको 17 क्वेश्चन करने पड़ेंगे कम से कम। तो ये भी आपके 47 हो गए। तो फिर आपका प्लान होगा, अच्छा ये पूरे के पूरे सही करने। ना भैया, आपको सही करने लगभग 25 में से मैं मानता हूँ कि जो, अच्छा ये बताऊँगा, मैथ में आपको 5 टॉपिक करने, 5 टॉपिक से ही आपके 25 क्वेश्चन आ जाते हैं और ज़्यादा आ जाते हैं। रीजनिंग में भी आपको उतने ही करने हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तो ट्रिक मैं बताऊँगा ही आपको। तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा मैथ करने के बाद भी आपके यहाँ 21 हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते, ईजी भी गलत हो जाते, क्योंकि बस ही तो करना है यार, उतना दिमाग नहीं लेंगे। इसमें हम मान लेते कि आपके 8 सही होंगे, इसमें हम मान लेते कि आपके 6 ही सही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ये टोटल हुए, ये आपके 35 हुए। ठीक है, अब 35 क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, 35 नहीं, यहाँ मान लीजिए आपसे एक आध नहीं बना, तो यहाँ 46 आपने अटैम्प्ट किए जो हमारा टारगेट था, और हम कहते हैं कि एक आध और गलत हो जाएगा, तो 34 आपने सही किए। अगर इसका देखेंगे तो 12 गलत हो गए आपके, तो हाँ 12 गलत हो गए, क्योंकि अटैम्प्ट करेंगे आप 46 और आपके गलत हो गए 12, बचे 34, तो माइनस मार्किंग जाएगी, तो 4 क्वेश्चन जाएंगे।
तो ये आपके जो ओवरऑल नेट क्वेश्चन बचे वो 30, और 30 का अगर 2.5 से इंटू करेंगे तो ये 75 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ आप इजीली देखो 67 लाने थे, और इतना जो डीप दे रहा हूँ वो देखिए, अभी आप आगे आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही देखेंगे कि जिनका मैथ कमज़ोर है तो वो 18 में से 14 तो मैथ, मतलब 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और उसमें से आपसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ 14 मैथ के सही कर लेना, ठीक है। रीजनिंग में आप कम से कम 8 सही कर लेना, 18 आएंगे, 18 में से 10 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए, 8 सही कर लेना। 27 क्वेश्चन आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, और आप इसमें से कितने कर लेना, 13 क्वेश्चन कर लेना, और ये भी देखेंगे तो आपके 35 हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो एक क्वेश्चन और कम कर देते, 46 34, तो मतलब आप फिर से 75 पहुँच गए। तो हमारी ये रणनीति रहेगी कि हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट इसलिए करने हैं। चूँकि 46 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें पढ़ने में टाइम लगेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास 120 मिनट होंगे, और 46 क्वेश्चन करेंगे तो हर प्रश्न के लिए आपको 2.5 मिनट मिल जाएंगे। अब मेरा प्लीज़ सजेशन यही है, जो क्वेश्चन टफ हो उसको टच मत करना, और जो मैं टॉपिक बताऊं उस एरिया से क्वेश्चन हो तभी आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि हम एरिया पहले से फिक्स करके रखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा प्रश्न जोड़ना है और कौन सा प्रश्न करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टॉपिक किन पर ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ्स में जो मैंने पिछले 4 साल का देखा है, 2021, 2022, 2023, 2024। 2022 में अगर देखेंगे तो नंबर सिस्टम से 2021 में 7 आए, फिर 8 आए, फिर 13 आए, फिर 17 आए, यानी ओवरऑल देखेंगे कि 10 क्वेश्चन तो आपके नंबर सिस्टम से आने ही वाले हैं। ये क्या हो गया, पहला टॉपिक। परसेंटेज रेशियो से देखेंगे तो आपके 6 यहाँ से आ रहे हैं, 4 यहाँ से, 23 में आए, 3 आए, 24 में 8 आए, यानी मैं कहूँगा कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये अगर देखेंगे तो शुरू के 4 टॉपिक जो हैं वही आपके कितने हो रहे हैं, 27 क्वेश्चन हो रहे हैं। शुरू के 4 टॉपिक भी अगर आपको कंप्लीट कर लेंगे तो 27 हो रहे हैं। बाकी अगर 1 2 3 4 5 6 DI पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहा है, पर DI आ सकता है क्योंकि CSET का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। जिन लोगों को बहुत सेफ जाना है कि सर बिल्कुल मतलब जिनका मैथ अच्छा है और बिल्कुल सेफ जाना है, वो ये सारे टॉपिक कर लें, 5-6 टॉपिक हैं। और जिन लोगों को मैथ से डर है थोड़ा, तो वो 4 टॉपिक कर लें सिर्फ। वो 4 टॉपिक तो यार यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ये 4 टॉपिक से ही आपके 27 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ आपको अटेम्प्ट कितने करवा रहा था मैं, 18 क्वेश्चन, जिनका मैथ कमज़ोर है। और जिनका मैथ अच्छा है तो वो देख सकते हैं कि और बढ़ जाएंगे, तो उनसे भी मैं 25 ही करवा रहा था, जबकि ये 4 टॉपिक से 27 आ रहे हैं। और 27 में से भी, वो 25 में से भी ये मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से 21 ही सही कर लेना, चलो 4-5 आपके गलत हो जाएंगे। तो देखो रणनीति में मैं कोई ये नहीं कर रहा कि हाँ कुछ भी लिख रहा हूँ हवा में, ना, बहुत रियलिस्टिक काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये टॉपिक आपको करने हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में ये टॉपिक हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। अब जिसका मैथ कमज़ोर हो या ना हो, रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, यही सफलता आपको दिलाएगी। 7 टॉपिक हैं, 45 मिनट भी दे दोगे तो आराम से हो जाएंगे। और ये अगर इसको आप गिनेंगे तो 6 4 10 11 12 13 14 2 16 और 1 आध 18, यानी 18 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। और मैंने यहाँ आपसे कितने करवा रहा था, यहाँ आपसे 12 क्वेश्चन करवा रहा था, देखो। और उसमें भी इसलिए कह रहा था कि 8 ही सही कर लेना, तब भी आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैंने टॉपिक बहुत रियलिस्टिक लिए हैं, बहुत रिसर्च करके लिए हैं, और ये डाटा बिल्कुल मतलब सटीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से भी आपको 12 करने हैं, जिसमें से आप 8 सही कर लेना बस, और 8 सही कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब जो ट्रिक बता रहा था मैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है वहाँ मैं 17 क्वेश्चन करवा रहा हूँ 27 में से। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी। अच्छा, सोर्स मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बुक के बिना आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। उसकी लिंक मैं दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके देख लेना। 2 बुक की लिंक दूंगा, दोनों बुक आप देख लेना कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो ये ट्रिक है। सबसे पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये देखा है, और CSET में मैं सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी लगभग 85% रहती है इसमें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बता रहा हूँ। कैसे? आप कहोगे सर ये वाली चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। आप उल्टा करते हैं। आप लोग क्या करते होंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ते होंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, पहले से ही आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएंगी कुछ चीज़ें, और वो आपके लिए अपने आप करने लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने सच में अभी देखा भी नहीं है, लेकिन ये 2024 का पेपर का वो है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किन के बीच अंतर करना सीखते हैं? कल्पना और समझ, समुदाय और राष्ट्रीयता, स्थानीय मूल और सार्वभौमिक मूल, और मित्र और शत्रुता। अब ये क्या हो गया, ये जो डाटा है हमारे दिमाग में चला गया। चलो इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं।
उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। पहला, यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसे यात्रा करना धीरे का अनुभव है वो लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। अब ये हमारे अंदर डाटा चला गया। अब हम जो क्वेश्चन हाईलाइट किया हुआ है उसको देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ कहाँ मिल रही है, जबकि यूपीएससी का पेपर ऐसा नहीं है कि चीज़ें 10वीं की तरह यहाँ जो स्टेट पीसीएस में आते हैं बिल्कुल पैराग्राफ से आंसर मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन जब आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो चीज़ें कुछ क्लिक कर जाएंगी। देखो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये हमने पढ़ा, अब इसको हम पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केवल धीव्र अनुभव से ऐसे कई समुद्र तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी बन जाएगा। उसके पास जो संग्रह है और उसका मूल्य, क्योंकि मूल शब्द आ जाता है यहाँ कहीं, ठीक है, मूल्य आ रहे हैं, यहाँ भी मूल्य कहीं आ रहा था बार बार। मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय और क्या सार्वभौमिक है, ये शायद ऑप्शन में था, क्या स्थानीय क्या सार्वभौमिक। यहाँ देखिए स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य। अभी आगे बढ़ते हैं। न्याय, प्रेम, सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में भी सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य हैं, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। यानी पैराग्राफ कह रहा है कि जब हम कहीं जाते हैं तो जो ऐसी चीज़ें वो हर जगह लागू होती है, जैसे प्रेम, भाईचारा, सम्मान। चाहे आप चाइना में जाएंगे तो प्रेम, भाईचारा, सम्मान की आपको इज्जत वहाँ भी मिलेगी। लेकिन कुछ हर समाज के कुछ रियलिस्टिक मूल्य भी होते हैं, तो हम किस में विभेद कर पाएंगे, तो हम ये अंतर क्या कर पाएंगे, तो यही आंसर मिल गया। यानी ये पैराग्राफ में कह रहा है कि जो स्थानीय मूल्य होंगे, जो सार्वभौमिक मूल्य होंगे, हम देख लेंगे अच्छा या हम गए थे यहाँ ये चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसका आपको आंसर देखना ये मिल जाएगा। सी ही आंसर है, आप आंसर की में भले ही देख लेना, इसका सी आंसर है पहली बात। और दूसरी बात, ये शब्द देखो, ये शब्द समुदाय और राष्ट्रीयता इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये शब्द दिया ही नहीं है। मित्र, शत्रु, इसमें कहीं भी पूरे पैराग्राफ में ये शब्द यूज ही नहीं हुए। कल्पना और समझ, ये शब्द यूज ही नहीं हुए। और ये देखिए ये मिल गई, और आप ऐसे ही आंसर लगाने पड़ेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, 85% एक्यूरेसी रहेगी आपकी, ठीक है। अब इसकी ओर बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या क्या थे ऑप्शन में, एक तो समझ विकसित करना, सहायता मिलती है मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने में, एक व्यक्ति जिसे यात्रा का धीरे अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लिया था। स्थानीय, सार्वभौमिक, न्याय, प्रेम, सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ हैं और वास्तव में भी सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती। और मूलभूत सामान्य मूल्य, देखो ये यहाँ एक आ गया, यहाँ दिया था, मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभव है। और ये यहाँ कह रहा था कि यात्रा से उनको सहायता मिलती है मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने से। बिल्कुल 100% ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या, यात्रा मनुष्यों को समझ विकसित करती है। देखो ये कभी कभी क्या है ना, स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो वास्तव में रियलिस्टिक होते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे इस पैराग्राफ में ये निकल रहा है कि ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि स्थानीय चीज़ें कैसी, यानी समझ विकसित तो होती है। तो ये बी वाला भी सही है। अब अच्छा क्या, एक व्यक्ति जिसे यात्रा करने का धीरे का अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ इसमें दिया है, गढ़ी जाती प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती है। यदि उससे सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती। और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है और उन लोगों के जो साथियों के साथ सहजता की। अच्छा, मतभेदों को सुलझाने की बात इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं हुई है। ये शब्द यूज, ये पूरी चीज़ यूज ही नहीं की है पैराग्राफ में। और यूपीएससी का इतना कठिन, सबसे कठिन पैराग्राफ मैंने लिए हैं और आप देखेंगे इसका बी ही 1-2 यानी ए ही आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा और इसका ये होगा। चलो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं ताकि चीज़ें, और आपको क्या है, चलो मुझे तो थोड़ा आदत पड़ गई है ना, बहुत दिनों से ऐसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ 10-15 मिनट एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ उस बुक से जो मैं अभी आपको रेफरेंस में बताऊँगा, उस बुक से अगर आप पढ़ेंगे ये चीज़ें आपकी होंगी। बस प्रीवियस ईयर के 6 से 7 साल के पेपरों के पैराग्राफ ऐसे सॉल्व कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। आपके गलत भी होंगे लेकिन आपकी समझ विकसित हो जाएगी धीरे धीरे। दूसरा देखते हैं, कभी कभी एक पैराग्राफ में एक ही क्वेश्चन आता है। पहले हमने कहा था पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम, यानी इसमें कुछ दिया है विज्ञान के बारे में, वो सबसे मेन क्या दर्शाता है। विज्ञान को प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता का अवश्य महत्व देना चाहिए। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों को विज्ञान के ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान में हुई प्रगति के द्वारा औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। चलो ये है, देखते हैं इसका क्या है। अब हम ये मान लेते हैं कि विज्ञान की एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये विचार न्यूटन के, गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि विज्ञान एक सामाजिक उत्तरदायित्व। अब इसको हेडिंग रखना है क्योंकि ऐसा कुछ यूज हुआ है समाज के बारे में।
ये विचार न्यूटन या गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान के जगत में एक विवरण के रूप में माना, जैसा कि ये है। उन्होंने एकमात्र उत्तरदायित्व, अच्छा उत्तरदायित्व शब्द फिर यूज हुआ है, एकमात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है, वह है सत्य को प्रकट करना। अच्छा, दो शब्द हो गए, एक सामाजिक उत्तरदायित्व, एक सत्य को प्रकट करना। ये विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, यानी विज्ञान एक बिजनेस है, और ये औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है, ठीक है, ये शब्द भी यूज हुआ था, औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खोज सकते, क्योंकि हम ये भ्रम पालते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया है। अच्छा, ये पैराग्राफ में खुद ही कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो एक अच्छा युग था उसका अंत हो गया। ठीक है, अब क्या था, पहला ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान को वैज्ञानिक की प्रतिवेदिता को अवश्य महत्व देना चाहिए। ऐसा तो कुछ इसमें यूज ही नहीं हुआ है, ये तो एकदम गलत हो गया। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है, यूज हुआ ये शब्द सभ्य समाज कुछ करके, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व सत्य प्रगट ऐसा कुछ हुआ है। वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धक इसका उपयोग अवश्य होना चाहिए, तो इसको अभी छोड़ते हैं। विज्ञान में हुई प्रगति के द्वारा औद्योगिक क्रांति संभव हुई। अब ठीक है, इसमें सर शब्द हुआ है औद्योगिक क्रांति एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया, लेकिन ऐसा कहीं भी यूज नहीं हुआ है कि ऐसा कर दिया, तो ये तो एकदम गलत हो गया। विज्ञान का सत्य का अनुसरण, ये कुछ है, सत्य का प्रकट, सत्य का प्रकट, ठीक है, सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी। देखो मैंने बताया था ना, मिल गया, सामाजिक उत्तरदायित्व तो है पूरा, ये कहना चाह रहा है, और सत्य को प्रकट करना चाहिए। देखो दो दो तीन तीन बार यूज हुआ है, पक्का मैं कह रहा हूँ इसका यही आंसर होगा। आपको ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, शब्दों का खेल खेलना है। मैं 100% कह रहा हूँ आपका आंसर निकल आएगा। हो सकता है एक आध गलत हो, पर अगर आप 17 अटैम्प्ट करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 13 से 14 आपके आराम से इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है बुक की। बुक की बात करें तो बुक आपको दो खरीदनी है, मतलब एक खरीदनी है इनमें से। इन दोनों की विशेषताएं मैं बता देता हूँ। एक है दृष्टि IAS की क्विक बुक, यहाँ कुछ प्रोडक्ट लिख के आ रहा होगा, या अगर आप सीधा पोर्ट्रेट मोड में देख रहे हैं तो नीचे प्रोडक्ट लिख के आ रहा होगा, यहाँ क्लिक करके दोनों की लेटेस्ट बुक की लिंक मैंने दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं, वरना फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। दृष्टि IAS की बुक ले सकते हैं CSET की, उसकी लिंक मैंने दे रखी है। इस बुक में क्या है, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ मॉडल पेपर भी दिए, और उसका एक सामान्य एनालिसिस दिया है। लेकिन दूसरी बुक है धर्मेंद्र जाखड़ की, आप देखेंगे इन्होंने 4 टाइम UPSC का इंटरव्यू दिया है और हिंदी मीडियम से प्रॉपर रहे हैं। एक विद्यार्थी का जीवन, और अभी भी लगभग विद्यार्थी, शायद इस बार उनका अटैम्प्ट खत्म हो गया, विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने कुछ अनुभव जो उन्हें महसूस हुए तो वो डाले हैं इस बुक में। उन्होंने क्या किया है, इसमें कुछ अप्रोच भी डाली है कि वो कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं। तो इस बुक को भी आप देख सकते हैं। दोनों बुक की मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लस कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, पर यहाँ प्रोडक्ट का आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र जाखड़ की CSET की बुक है, इसको देख सकते हैं। मैंने बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें बताई हैं। अब तो आप वीडियो देख के आप ही इसका फीडबैक देंगे कि वीडियो कैसी रही है, और मेरी जो मेहनत थी, मैंने इस पर काम किया 3 से 4 घंटे सारी चीज़ें इकट्ठी करके। उम्मीद आपके लिए सरल बन जाएगा, और मैं 100% कह रहा हूँ आपको सबसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे काम करेंगे आप श्योर आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, और आपको इजी लगेगा। जब पेपर दे के निकलेंगे तो कहेंगे ठीक है, मेरे के टारगेट टॉपिक थे और मैंने 50 तक के लगभग, मैंने 46 दिया, आप 50 अटैम्प्ट कर जाएंगे। और लेकिन टाइम मैनेजमेंट रखना है, क्वेश्चन स्किप जरूर करना है। जो आपकी एरिया का क्वेश्चन नहीं है उसको स्किप जरूर करना है, जो आपके टॉपिक मैंने दिए हैं उसी से रिलेटेड करेगा, आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।